चलिए द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलिंग कर्व्स। पिछली क्लास में हमने समझ लिया था कि किस तरह से मेटल प्योर मेटल सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है। और अब हमको पढ़ना है कूलिंग कर्व्स। तो कूलिंग कर्व बेसिकली होते क्या है? कूलिंग कर्व्स कुछ नहीं होता है, एक सिंपल से टर्म है कूलिंग कर्व। ये रिप्रेजेंट करती है कि जब भी हम किसी मेटल का सॉलिडिफिकेशन करते हैं, जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करते वक्त जब हमारा मेटल जो होता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वो जो जब कन्वर्ट होता है तो उसकी ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को ही कहा जाता है कूलिंग कर्व। यहाँ पे आप देखिए, जो हमने ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ए नंबर का फिगर है, ए नंबर का फिगर है ये, ठीक है। तो इस फिगर से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ये जो है प्योर मेटल का, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्योर मेटल्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्योर मेटल्स का डायग्राम तो हम पहले समझ चुके हैं कि किस तरह से कूलिंग होती है, कास्टिंग होती है। फर्स्ट यूनिट में हमने चीज देखी थी कि मान लीजिए लिक्विड आपका पी पॉइंट पे, लिक्विड जो है आपका पी पॉइंट पे लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पर आकर क्यू पॉइंट में क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस बीच में क्यू टू आर के बीच में लिक्विड मेटल जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस में होता है, ठीक है। यहाँ पर आकर के कंप्लीट लिक्विड बन जाता है, यहाँ पर जो है लिक्विड बनना सॉलिड बनना स्टार्ट होता है और यहाँ पे कंप्लीटली सॉलिड बन चुका होता है आर पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर होता है ज्यादा, तो जैसे ही आपको रूम टेम्परेचर पे जाना है तो फिर से ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है एस पॉइंट तक, तो ये रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो ये डायग्राम तो हम पहले देख चुके हैं कैसे होता है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, इट इज द मेथड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच द फेज चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, ऑकर्स इन एन एलॉय सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एलॉय सिस्टम बनाया जाता है, जब हम किसी एलॉय को बनाते हैं तो उस एलॉय में आप क्या करोगे, दो मेटल्स को मिलाओगे, ए और बी फॉर एग्जांपल, दो मेटल्स को हमने मिक्स करके एक एलॉय बनाया, तो हमको क्या होता है इसमें ये बताता है कूलिंग कर्व कि किस टेम्परेचर पे आपका मेटल्स जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो पूरी लाइन दिख रही है P2Q वाली, ये लिक्विड की लाइन है, ठीक है। R2S वाली लाइन कौन सी है? R2S वाली लाइन सॉलिड की लाइन है, ये दिख रही है पूरी सॉलिड की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये टेम्परेचर डिफरेंस पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो अलग अलग लाइन है ये आपको बताती है कि टेम्परेचर कहाँ पे है, ये किस पॉइंट पे कौन सा टेम्परेचर है। तो ये जो पहले पॉइंट आपको ये लिखा होगा कि ये हमको क्या करता है, एलॉय सिस्टम में टेम्परेचर को डिफाइन करता है कि कब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और कब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। It is consist of the temperature as a function of time at different alloy in the system are very slowly cooled। जब हम बहुत इसको स्लोली कूल करते हैं मेटल्स को, तभी आपको क्या करता है, टेम्परेचर के फंक्शन और टाइम के फंक्शन के बीच में ये एक फिगर हमको शो करता है। The data obtained in this manner forms a cooling curve for each of the alloy। मान लीजिए ये जो मेटल, ये जो आपका प्योर मेटल है, ठीक है, दूसरे नंबर का आपका लिखा हुआ है कौन सा, बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद जो लास्ट वाला फिगर है बाइनरी यूटेक्टिक सॉल्यूशन। तो ये जो तीन फिगर बने हुए हैं, इन तीनों फिगर को हम समझेंगे अभी डिटेल में। ये जो तीनों फिगर है ये एलॉय की कूलिंग कर्व समझाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल इन स्टडिंग द चेंजेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द एलॉय एंड इन सम इंस्टेंसेस इन डिटरमाइनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। जैसे अभी हमने कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछली क्लास में, आपको मैंने बताया था कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन जब होता है, जो बन जाता है कास्टिंग होने के बाद, तो उसमें उस ग्रे कास्ट आयरन में ब्लैक वाला पार्ट भी होता है और व्हाइट वाला पार्ट भी होता है। तो दोनों ब्लैक और व्हाइट पार्ट क्या बताते हैं, ब्लैक पार्ट क्या बताता है आपको, बताता है कार्बन, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो बताता है क्या, फेराइट या आयरन, ठीक है। तो ये है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो ये तो सॉलिडिफिकेशन के बाद बना ग्रे कास्ट आयरन में, लेकिन जब एलॉय की हम बात करते हैं, जब एलॉय बनाया जाता है, ये दो मेटल्स को मिला करके बनाते हैं ए और बी को, तो जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान पूरे ऊपर से हाई टेम्परेचर से लेकर के नीचे तक जब भी टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता जाता है, तो इसके बीच में बहुत सारे हर पॉइंट पे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन होते वक्त क्या होता है, आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ हो सकता है यहाँ बन रहे हैं, कुछ यहाँ बन रहे हैं, कुछ यहाँ बन रहे हैं। हर टेम्परेचर पे जो मेटल है या एलॉय वो है ट्रांसफॉर्म होगा किसी एक पॉइंट से, किसी एक कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर से दूसरे कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता जाता है। और इसमें हमको ये चीज ही पता चलती है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेबल है और कौन सा
अनस्टेबल है। कुछ हो सकते हैं स्टेबल होंगे, कुछ होंगे अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब ये है, एक बार कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बनने के बाद उसी स्टेट में बने रहते हैं आखिरी तक, या फिर उसके बाद वो फिर से चेंज हो जाते हैं, दूसरे किसी कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। इसको कहा जाता है स्टेबल और अनस्टेबल। तो अभी ये थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब समझिए, सबसे पहला जो आपको लिखा हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ था, ये जो 3 फिगर बने हुए, इन तीनों फिगर को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मेटल्स। तो प्योर मेटल वाला कूलिंग कर्व तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि पॉइंट पी पे क्या है आपका, कंप्लीटली मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट पी पे लिक्विड मेटल है, पॉइंट क्यू पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, पॉइंट आर पे सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस दौरान आपका जो टेम्परेचर है, यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, स्ट्रेट लाइन शो करती है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस टाइम पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होती है। यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो क्या करती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट को रिलीज करती जाती है। जैसे मैं आपको बताया था कि आइस जो होती है, जब आप आइस को क्या करते हो, रूम टेम्परेचर पर रख देते हो, ठीक है, आइस क्यूब को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, तब क्या होता है, जो हीट रिलीज होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, और उसका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। हीट तो कंटिन्यूसली रिलीज होती जाती है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और ये फेज चेंज होता है। यहाँ पे एक्चुअली में होता है फेज चेंज, ठीक है। ये यहाँ पे भी देखिए ये फेज चेंज हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो गया। जब भी कहीं फेज चेंज होगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारी एलिमेंट्स में से रिलीज होती है, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट कंसेप्ट याद रखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और हीट जो है कंटिन्यूसली रिलीज होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्योर मेटल्स में क्या लिखा है, लिक्विड मेटल कूल्स फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पी टू क्यू। यहाँ पे लिक्विड मेटल कूल हो जाता है पी से क्यू के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट क्रिस्टल बिगन्स टू फॉर्म एट पॉइंट क्यू। पहला क्रिस्टल का फॉर्म होता है क्यू पॉइंट पे, पहला क्रिस्टल फॉर्म होता है। फ्रॉम क्यू टू आर द मेल्ट लिबरेट्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सच अ मैनर, इन सच अ अमाउंट दैट द टेम्परेचर फ्रॉम क्यू टू आर remains constant until the whole mass entirely solidifies। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि Q से R टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन क्या होता है, हीट जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज होती जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। बिटवीन पॉइंट Q टू R द मास इज पार्टली लिक्विड एंड पार्टली सॉलिड। यहाँ पे पार्टली लिक्विड होगा और सॉलिड होगा, कुछ पार्ट लिक्विड होगा कुछ पार्ट सॉलिड होगा, धीरे धीरे करके ये चेंज होता जाएगा यहाँ से। On further cooling from R to S, the solid metals cools and tends to reach the room temperature। यहाँ पे R पॉइंट के बाद R से S जो है, यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड बन गया, लेकिन सॉलिड बनने के बाद भी टेम्परेचर इसका भी बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस हो और यहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन अभी हमको उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। तो ये सॉलिड तो हो गया है, कंप्लीट सॉलिड हो गया, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है। तो जब आप इसको नीचे और कूल करोगे तब क्या होगा, ये टेम्परेचर इसका डाउन होगा, रूम टेम्परेचर पे ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रीच हो गया, तब ये रूम टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से इसकी कूलिंग होती है। द स्लोप ऑफ पी क्यू एंड आर एस। अब स्लोप की बात करें, ये जो लाइन बनी हुई है इसका एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ एंगल पे है, ये लाइन पी क्यू और आर एस, ये जो दोनों लाइन का कुछ एंगल है, ये एंगल क्या बताता है, डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड मेटल रेस्पेक्टिवली। स्पेसिफिक हीट में आपको बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो कि यूनिट मास में या यूनिट वॉल्यूम में यूनिट टाइम पे रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जैसे मान लीजिए आप पानी को गर्म करते हो, तो मान लीजिए एक ml वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट लगती है, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। मान लीजिए 1 लीटर वाटर को या 1 लीटर वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट लगेगी उसको कहा जाता है उसकी स्पेसिफिक हीट। तो लिक्विड की भी स्पेसिफिक हीट होगी और सॉलिड मेटल की भी स्पेसिफिक हीट होगी। तो स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा होगी तो स्लोप जो रहेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से स्टीप हो जाएगा, और अगर स्पेसिफिक हीट कम होगी तो स्लोप जो है वो वर्टिकल, इस तरह से थोड़ा सा वर्टिकल रहेगा, ऐसा चेंज होता जाता है। ये आप हालांकि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स में भी आप पढ़ोगे। अब आता है कूलिंग कर्व ऑफ बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा है कूलिंग कर्व ऑफ बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, इसमें बाइनरी का आपने लास्ट क्लास में देखा था
कि जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो दो मेटल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या करेंगे, इससे एलॉय बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको एलॉय बनाने की कोशिश करने से होगा क्या, देखिए डायग्राम जो है आपका, पिछला वाला जो फिगर था वो हल्का सा चेंज हो गया। जो पहले का जो फिगर था वो कैसा था डायग्राम, पहले वाला जो फिगर था वो कैसा था, ऐसा, ऐसा और इस तरह का था, ठीक है। लेकिन अब जो है डायग्राम हल्का सा चेंज हो गया। इसका कारण क्या है, ये जो डायग्राम जो चेंज हुआ, फिगर चेंज हुआ, उसका कारण ये है कि दो मेटल्स को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों मेटल में आपको पता है किसी एक मेटल में फ्रीजिंग पॉइंट होता है और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का, एक पॉइंट पर जाकर के वो पिघलना चालू हो जाता है, ठीक है, मेल्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसको कूल करते हैं, ऊपर से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, सॉलिडिफिकेशन या कास्टिंग करते हैं, तो एक पॉइंट पर जाकर के मेटल जो है वो ठंडा होना चालू होता है, फ्रीजिंग पॉइंट चालू हो जाता है। तो वो दोनों जो मेटल के रहेंगे अलग अलग होंगे, ए का फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बी का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। इसी वजह से आपका ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ना होकर के इस तरह से इंक्लाइंड हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस बस इस डायग्राम में ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मेटल्स का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसमें होगा ये कि जब यहाँ पे आपका पहला क्रिस्टल बनेगा क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट पे पहला क्रिस्टल किसका बनेगा, उसका बनेगा जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो वो पहले क्या होगा, आपका यहाँ पे क्रिस्टलाइज होगा, फिर आगे आकर के किसी पॉइंट पे दूसरा मेटल क्रिस्टलाइज होगा और कंप्लीटली यहाँ पे आकर के आर पॉइंट पे ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कर्व पोर्शन पी क्यू इज सिमिलर no matter the metal is pure metal or for binary system consisting of two metals forming a solid solution। इसका मतलब ये है कि P और Q के बीच में जो लाइन है ये तो वैसी ही रहेगी जैसे प्योर मेटल में थी, लेकिन चेंज कैसे हो जाएगी, Q to R की लाइन जो है वो चेंज होगी। However, in a binary system during freezing that is QR, यहाँ पे फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ये Q to R के बीच की बात कर रहे हैं, during freezing period QR the temperature does not remains the constant, rather it drop along the line QR until the whole mass solidifies at point R। यहाँ पे जो टेम्परेचर अभी देखिए, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर धीरे धीरे करके इस तरह से कम होता जा रहा है, और हमारे प्योर मेटल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी आपका स्पेसिफिक हीट रिलीज होगी, यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट रिलीज होगी और यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, प्योर मेटल्स में यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होती है। तो बेसिक डिफरेंस एक ये है कि यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद the dropping trend of QR indicates that the alloy does not solidify at a constant temperature, rather it is possesses a freezing range which is due to the change in composition of the solid and liquid phases which naturally result in a variable freezing and melting point। ये यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि वेरिएबल फ्रीजिंग एंड वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, दोनों दोनों मेटल के, ऑब्वियस सी बात है, ए मेटल है बी मेटल है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा और मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बी मेटल का भी फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो ये जो फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, ये दोनों मेटल के अलग होने की वजह से ही ये जो लाइन है क्यू आर जो है, क्यू टू आर जो लाइन है वो स्ट्रेट ना होकर के ऐसी बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप ठंडा करोगे तो कोई ना कोई एक मेटल जो है वो पहले ठंडा होगा या पहले क्रिस्टलाइज होगा। तो जो मेटल पहले क्रिस्टलाइज होगा उसके बाद दूसरा मेटल उसके बाद क्रिस्टलाइज होगा, इसीलिए ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल ना होकर के इस तरह से स्टीप हो जाती है या किसी एंगल पे रहती है, ठीक है। उसके बाद लिखिए द सॉलिड कूल्स along the line RS to attain the room temperature। उसके बाद जो वो वाली लाइन है R2S वाली जो लाइन है वो सिमिलरली वैसी की वैसी बनी रहेगी, R2S R से S की तरफ जाएगी, R से S की तरफ आएगी, जो लाइन है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है वैसी की वैसी ही बनी हुई है R2S। तो प्योर मेटल में P2Q और R2S जो है वो वैसे की वैसे ही है जैसे बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन में, बस चेंजेस कहाँ पे आ जाएंगे, लाइन Q2R में लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है या हम किस तरह का एलॉय बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड।
चलिए नेक्स्ट देखिए, कूलिंग कर्व ऑफ द बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम। अब देखिए, अभी हमने प्योर मेटल समझ लिया। प्योर मेटल्स में क्या होगा, सिंगल कंपोनेंट होगा, पहले स्पेसिफिक हीट रिलीज करेगा, फिर लेटेंट हीट रिलीज करेगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट रिलीज करेगा। जब जब आपका मेटल जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों फेस होंगे उसमें, तब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज होगी वहां पे। अब दूसरा था हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या था, दो मेटल को हम अलॉय बनाने की कोशिश करते हैं और अलॉय बनाने के साथ साथ वो क्या होता है, अलग अलग फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट की वजह से उसकी जो ग्राफ है वो चेंज हो जाता है। अब आ जाता है नंबर 3, थर्ड पॉइंट, जो थर्ड है आपका कूलिंग कर्व ऑफ बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम। अब यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, यूटेक्टिक सिस्टम का मतलब होता है कि एक मेटल या एक अलॉय की बात करें ए और बी, जब ये दोनों किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। जब ये दो मेटल जो है वो किस स्टेट में है, जब ये लिक्विड स्टेट में है या फिर मेल्टेड कंडीशन में है, तब क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे। कैसे है सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब आपस में दोनों घुले रहेंगे एक दूसरे के अंदर। लेकिन जैसे हम इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं और सॉलिडिफिकेशन करते हैं, तो ए और बी जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में जाकर के कैसे हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। इनसॉल्युबल होने का मतलब ये है, अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, ए अलग देखेगा, बी अलग देखेगा, ए अलग देखेगा, बी अलग देखेगा। इसी को कहते हैं यूटेक्टिक सिस्टम। अब इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे P2Q जो पॉइंट है, P2Q जो पॉइंट है ये सिमिलर है बिल्कुल, कैसा, प्योर मेटल की तरह वैसा ही होगा। हीट जो है आपकी रिलीज होगी और पॉइंट Q तक पहुंच जाएगा। इन दिस सिस्टम the two components are completely soluble in the liquid state but they are entirely insoluble in the solid state। तो यहाँ पे ये होगा, जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली सॉल्युबल रहेगा और सॉलिड स्टेट में इनसॉल्युबल होगा। इसको आप अलग अलग देख सकते हो जब ये कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता है। लिक्विड कूल्स अलोंग द लाइन PQ until the temperature Q is reached। जैसे ही लिक्विड को हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं PQ में, ये टेम्परेचर Q जो है Q तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसके बाद एट पॉइंट Q वन कंपोनेंट दैट इज इन एक्सेस विल क्रिस्टलाइज एंड द टेम्परेचर विल ड्रॉप अलोंग QR। यहाँ पे जो है ये वाला डायग्राम जो है वो पिछले वाले डायग्राम के जैसे ही है। यहाँ पे क्या होगा, पहला जो मेटल है, फर्स्ट जो मेटल है वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उसके बाद दूसरा मेटल लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा। हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आकर के सेकंड मेटल यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाए और क्रिस्टलाइज होने के बाद ये धीरे धीरे करके यहाँ से धीरे धीरे करके ठंडा होना चालू होता जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट पॉइंट R द लिक्विड कंपोजिशन हैज बीन रीच एट विच द टू components crystallize simultaneously to form the solution। The temperature remains constant until the whole mass is solid। अब होने के बाद यहाँ पे जो है Q2R जो है ये कैसा चलेगा, प्योर मेटल जैसा ही चलेगा। R2S जो है वो कैसा चलेगा, बिल्कुल प्योर मेटल में जैसा हो रहा था आपका। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेटल जो है सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा और आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज करेगा। ठीक है, अब एस स्टेट पे आकर के जो है वो कंप्लीटली सॉलिड कंडीशन बन गई है। एस स्टेट पे दोनों मेटल जो है कंप्लीटली सॉलिड हो गए। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है कि एक पॉइंट पर आपका जो मेटल जो है फर्स्ट वाला सॉलिडिफाई होगा, क्रिस्टलाइज होगा, फिर सेकंड पॉइंट पे जाकर के दूसरा क्रिस्टलाइज होगा और उसके बाद वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज करेगा। ठीक है, अलग अलग मेटल क्रिस्टलाइज होकर के इसमें चलेंगे और उसके बाद पॉइंट S2T जो आपको दिख रहा है, पॉइंट S2T ये वैसा ही कि वैसा ही चलेगा, प्योर मेटल जैसा जो प्योर मेटल में चलता है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि बेसिकली P2Q और S2T ये वाली लाइन जो है सेम रहती है, बाकी जो बीच की जो लाइन है वो चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप कैसा एलॉय जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कूलिंग फ्रॉम S2T इज एज यूजुअल। इसका मतलब ये है S2T जो है वो वैसा ही चलेगा जैसे पहले हमारे मेटल सॉलिडिफाई हो रहे थे। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कूलिंग कर्व, तो आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। कॉपर और निकल का एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो कूलिंग कर्व होते क्या है, कूलिंग कर्व तो हमको समझ में आएगा कि इस तरह से फिगर बनेंगे, इस तरह से आपके जो भी डायग्राम बनेगा, इस तरह से जितने भी डायग्राम्स आएंगे कूलिंग कर्व जो बनेंगे, उन कूलिंग कर्व से मिलकर के क्या बनता है, फेज डायग्राम बनता है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है आपका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम का मतलब होता है ऐसा डायग्राम जो कि हमको
किसी एलॉय सिस्टम का फेस बताता है कि किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे हमारा मेटल सॉलिड था, लिक्विड था, और कहाँ पे जाकर के फेस जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर सॉलिडस लाइन आती है या फिर लिक्विडस लाइन आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इस फेज डायग्राम से आपको समझ में आएंगी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि कॉपर और निकल का क्या है, यहाँ पे देखिए ये कॉपर और निकल का एलॉय बना हुआ है, ठीक है। ये कॉपर और निकल का जो एलॉय है, इस निकल के एलॉय में हमने क्या किया, अलग अलग प्रोपोर्शन को मिक्स किया और उसके बाद हमने उसको क्या किया, मेल्ट करके सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली कंडीशन में हमने क्या किया, देखिए आप, निकल जो है 100% है और कॉपर 0% है। हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाया, ऑब्वियस सी बात है 100% निकल है, कॉपर 0 की है। उसके बाद आपने देखिए इसका जो ग्राफ है कैसा बन रहा है, कूलिंग कर कैसा बनता है, जैसे प्योर मेटल का बनता है, स्ट्रेट जाएगा, फिर उसके बाद ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल जाएगी और फिर ये नीचे जाएगा। तो लाइन नंबर 1 क्या दिखा रही है, यहाँ देखिए कूलिंग कर्व ऑफ निकल 100% एंड कॉपर 0%। अब हम क्या करते हैं, कॉपर के परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, 20% कॉपर कर देते हैं, 80% निकल रहता है। उसके बाद क्या होगा, अब आप ये जो ग्राफ देखिए हल्का से ऐसे आकर के, जब आपने देखा था बाइनरी वाले सिस्टम में, इसमें क्या होता है, लाइन जो है स्टीप हो जाती है इस तरह से। यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो स्टीप हो जाती है। क्यों स्टीप हो जाती है, क्योंकि दोनों मेटल्स जो है उनका क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ये जो लाइन है चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम परसेंटेज को, एक के परसेंटेज को घटाते जाएंगे और दूसरे के परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे। 60-40 किया हमने, ये लाइन ऐसी चली गई, फिर आपने 40-60 किया, ये लाइन और ऐसी चली गई। ये जो आप लाइन देख रहे हो धीरे धीरे करके देखिए वर्टिकल होती जा रही, पहले हॉरिजॉन्टल थी लाइन, यहाँ पे देखिए पूरी हॉरिजॉन्टल थी, और धीरे धीरे करके ये हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे करके लाइन जो है वो वर्टिकल होती जा रही है। और यहाँ पे 20-80 की परसेंटेज में देखिए ये लाइन आई, और ये इस तरह से ये अब लास्ट पॉइंट जो है, उस लास्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, निकल का परसेंटेज 0 हो जाएगा क्योंकि हम इसको कम करते जा रहे हैं, और कॉपर का परसेंट 100% हो जाएगा। ये जो लाइन है इस तरह से आकर के वापस कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ये लाइन और इस तरह चले जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1, ग्राफ 1 और 6 ये कैसा हो गया, ये प्योर मेटल के बन गए। यहाँ पे कौन सा प्योर मेटल है, निकल प्योर मेटल हो गया, और यहाँ पे कौन सा प्योर मेटल हो गया, यहाँ पे कॉपर प्योर मेटल हो गया। लेकिन बीच में सारे जो चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, एलॉय की बात हो रही है। तो अब हमको इस पे स्पेसिफिकली हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से R1, R2, R3 एंड R4, ये सारे पॉइंट्स जो हमको मिलते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, अगर डॉट से जोड़ देते हैं, डॉट डॉट लाइन से जोड़ देते हैं, ये जो डॉट डॉट लाइन है हमको ये रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बताता है हमको फेज डायग्राम। यह है बेसिकली फेज डायग्राम। इस फेज डायग्राम में क्या क्या चीज एलिमेंट्स हैं, आपका ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये कौन सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है लिक्विड वाला, ठीक है। इसके ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा कौन सा हिस्सा है, ये सॉलिड वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये क्या है, ये है लिक्विडस, यहाँ लिखा हुआ ऊपर लिक्विडस। लिक्विडस मतलब जहाँ पे सॉलिड से आपका जो है वो, सॉरी लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड प्लस लिक्विड के मिक्सचर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है सॉलिडस, सॉलिडस मतलब जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कन्वर्ट होता है कंप्लीटली सॉलिड में, तो इस लाइन को कहा जाता है सॉलिडस, और ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है लिक्विडस, ठीक है। ये हम पहले क्लास में समझ चुके हैं। ये बहुत सारे आपको कर्व आपके जितने हैं उस कर्व की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे कर्व क्या है, 3 नंबर का कर्व क्या है, 4 नंबर का, 5, 6, इतने जितने भी कर्व बने हुए हैं सारे कर्व को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन से में कितने परसेंटेज हमने क्या मिलाया है, ठीक है। अब इसी फिगर से आपको इसी क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे आपका कूलिंग कर्व से आपके फेज डायग्राम बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है, कूलिंग कर्व, अगर हम क्या करते हैं कूलिंग कर्व से क्या बना रहे हैं, कूलिंग कर्व से जनरेट हो रहा है हमारा फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, देखिए, if two metals of a binary solid solution such as copper and nickel system are mixed in a different proportion and melted and then cooled, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, इनको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद इसको क्या करते हैं, मेल्ट करने के बाद इसको हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ठंडा करने से हमको इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर्व्स मिलते हैं, ठीक है। द कूलिंग कर्व इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ईच कंपोजिशन, यहाँ पे हम कूलिंग कर्व बना रहे हैं सारे कंपोजिशन के लिए। कूलिंग कर्व बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उन कूलिंग कर्व को प्लॉट करते हैं
द रिजल्टिंग डायग्राम ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग पॉइंट्स Q1, Q2, Q3, इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, Q1, Q2, Q3, Q4 पॉइंट्स को जोड़ेंगे, एंड R1, R2, R3 विल बी द फेज डायग्राम। फिर उसके बाद R1, R2 और R3 और R4 को क्या करेंगे, हम एक लाइन से इस तरह से जोड़ देंगे, ऐसे ये लाइन हमने बनाई और इस तरह से ये लाइन बनाई। ये दोनों लाइन आप जैसी बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलिंग कर्व से क्या बन जाएगा, कूलिंग कर्व से बन जाएगा फेज डायग्राम। ठीक है, Q1, Q2, Q3 आर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स, यहाँ पे ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे R1, R2 पे सॉलिडिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्लियर होगा बेसिकली आपको क्या होता है कूलिंग कर्व्स और फेज डायग्राम।